वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए। सबसे पहले उसका सॉल्यूशन जानेंगे, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करने बोला था मैं। देखिए सॉल्यूशन, इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन आपका देखते ही कट रहा है क्योंकि यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये R3 से R2 है और जब भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स जनरेट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स जनरेट होता है वो हमेशा 2x3 का बनेगा। किसका बनेगा? 2x3 का। ठीक, तो 2x3 का मैट्रिक्स कौन कौन सा है देख लीजिए। 2x3 का मैट्रिक्स कौन कौन सा है वही रहेगा, बाद बाकी जो अलग रहेगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। 2x3, तो ये आपका 2x3 का है और ये भी 2x3 का है, बाद बाकी ये दोनों तो नहीं है, इसको ऐसे ही काट दीजिए। दो ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। अब दो ऑप्शन बचा है, इसी में चुनना है कि सही कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक क्वेश्चन इसके पहले भी पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं। ठीक है, वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं आईटेप पर जाकर के, मैं आपको आईटेप पर लिंक शेयर कर दूंगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, बेसिस दिया गया है, तीन बेसिस दिया गया है, ऑर्डर्ड बेसिस तीन को दिया गया है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है मैट्रिक्स। और यहाँ पर देखिए ये बताया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है टी एक्स वाई जेड, ये होता है, ये बेसिस के पुट करने का जगह होता है, यहाँ पर बेसिस को पुट किया जाता है इस जगह। ठीक, तो यहाँ पर जो बेसिस पुट करेंगे हम लोग, तो बेसिस जो दिया हुआ है वही बेसिस पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टी एक्स वाई जेड दिया क्या है वो लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस जेड, ये दिया हुआ है। इतना तक समझ में आ गया? तो निकालते हैं टी एक्स वाई जेड, यहाँ पर देखिए बेसिस रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टी वन वन वन, ये निकालेंगे तो टी वन वन का वैल्यू कितना आएगा, रखिए यहाँ, ये हो जाएगा 2 और 0। फिर टी वन माइनस वन जीरो, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा y माइनस जेड, इसका मतलब ये -1 आ रहा है। ठीक, और फिर ये t आपका आएगा 0 1 0 का वैल्यू कितना आएगा 0 1 0, तो ये आएगा x प्लस वाई, मतलब ये 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, और y माइनस जेड मतलब y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका आ गया। अब बनाना है क्या मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बनाना है किसके रेस्पेक्ट में, 1 1 और 1 0 के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आसान सा ट्रिक है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे अल्फा, और ये लेंगे हम लोग अल्फा, इसके बाद 1 1 प्लस बीटा 1 0, इतना ले लिए। इसको इक्वल कर देंगे किसके, 2 0 के। यहां से अल्फा बीटा का वैल्यू आते जाएगा, मैट्रिक्स बनते जाएगा। तो ये बनेगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये आएगा आपका ओनली अल्फा इज इक्वल टू 2 0, यही है ना। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 0, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, ये है 2, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2, अल्फा रखेंगे 0 तो बीटा का वैल्यू 2 आ गया, तो अल्फा 0 बीटा 2, यहाँ पर मैट्रिक्स में बनाता हूँ। ठीक है, अल्फा 0 बीटा 2 एक हो गया। दूसरा, ये पहला निकला है, ठीक, दूसरा अल्फा 1 1 और ये फिर प्लस बीटा 1 0, इस बार किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 -1 के बराबर हो जाएगा, 0 -1, तो ये फिर से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और ये अल्फा इज इक्वल टू -1, मतलब यहाँ पर अगर अल्फा का वैल्यू -1 कर दे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1, तो अल्फा -1 बीटा 1, अल्फा -1 और बीटा 1, ये दो आ गया। फिर एक और निकालना है, एक और निकालते हैं, एक और निकाल लेते हैं, तीसरा, ये फिर से यही इक्वेशन ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ जाएगा 1 के बराबर, और फिर अल्फा ये किसके आ जाएगा बराबर, इस 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका बीटा का वैल्यू आ रहा है 0। ठीक, अल्फा का वैल्यू 1 बीटा का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 0। तो ऐसा मैट्रिक्स किस में बन रहा है, देखिए ऐसा मैट्रिक्स ढूंढिए, ये वाला मैट्रिक्स कहाँ पर है, ये मैट्रिक्स आपका ऑप्शन बी में है, तो इसका मतलब ए क्या हो गया, कट गया।
इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू यहाँ ऊपर लिखेंगे, बीटा का वैल्यू नीचे, अल्फा का वैल्यू ऊपर, बीटा का वैल्यू नीचे, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, एक रिजल्ट है इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एक रिजल्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, देखिए रिजल्ट, लेट टी n क्रॉस n टू n क्रॉस n, ठीक है, बी अ linear transformation such that Tx is equals to Ax, where A is given matrix। अगर A कोई given matrix हो, then rank of T is equals to n into rank of A, and nullity of T is equals to n into, ये वाला नहीं है, इसको हटा दिया, बस इतना। ठीक, इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, लेट R2 क्रॉस 2 be the real vector space of R2 cross 2 real matrix for Q is equals to, दिया हुआ है आपको 1 -2 -2 4, ठीक, इतना दिया है। Define a linear transformation T on R2 cross 2 as T is equals to, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई R2 क्रॉस 2, कोई R2 क्रॉस 2 वेक्टर स्पेस है, रियल वेक्टर स्पेस है 2 क्रॉस 2 का, और उसमें से कोई एक मैट्रिक्स क्यू है, उस वेक्टर स्पेस में से कोई एक मैट्रिक्स क्यू है, क्या है मैट्रिक्स 1 -2 -2 4, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है R2 में, R2 क्रॉस 2 में, ठीक है। वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, T, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए, T P इज इक्वल्स टू Q P, Q इनटू P, ठीक है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो आपको बताना है कि रैंक ऑफ T क्या होगा, रैंक ऑफ T ये क्या होगा। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर T x इज इक्वल्स टू Ax हो तो A का रैंक निकालना आसान है, n इंटू रैंक ऑफ A कर देते हैं, n इंटू रैंक ऑफ A कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका रैंक निकाल ले, ठीक है, Q का रैंक निकाल लेते हैं। तो देखिए Q का रैंक जैसे ही निकालेंगे हम लोग, ये 1 -2 -2 और ये 4, तो ये हो जाएगा आपका, इसको चेंज कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा -2 और ये 0, मतलब रैंक ऑफ Q इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, रैंक ऑफ Q इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो यहाँ बन गया क्वेश्चन ना, कि क्वेश्चन बन गया आपका रैंक ऑफ T इज इक्वल्स टू 2 इंटू रैंक ऑफ Q, ठीक, तो ये कितना 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, आंसर ये भी ऑप्शन सही है, ए गलत, सी गलत, डी बन गया, बन गया ये। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन।
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे हर साल लगभग एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है ये भी। तो देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स बनाया जाता है, और मैट्रिक्स कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैट्रिक बताऊंगा आपको, इसका ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं पढ़ना है, नहीं तो अगर पढ़िएगा तो फिर 10-10 पेज का प्रोसेस पूरा लिखा हुआ भरा पड़ा है। ठीक है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं लिखना है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम कम जितना उसमें लगेगा उतना ज्यादा बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं ये। अब देखिए ट्रिक समझिए अब यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक समझिए। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है, भी एक वेक्टर स्पेस से है जिसका डायमेंशन n है, और एक वेक्टर स्पेस में जिसका डायमेंशन m है। ये दो वेक्टर स्पेस है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या वी एन एफ से वी एम एफ में है। अब यहाँ पर दो बेसिस दिया गया है, एक x1 x2 से लेकर के xn तक एक बेसिस ये है, और दूसरा बेसिस क्या है y1 y2 y3 से लेकर के ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये कोई एक बेसिस, इसमें से कोई एक बेसिस ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा, यहां पर जाएगा। ठीक, कोई एक बेसिस इसमें जाएगा और कोई रिजल्ट यहां आएगा। तो जो बेसिस अंदर जाने वाला है, जो बेसिस अंदर जाने वाला है, वो जो बेसिस इसके अंदर जाएगा ये वाला, अगर मान लीजिए कि यही बेसिस है, मैं अगर इसको इसके अंदर डालूं, ठीक है, तो ये बेसिस T1 TX1 TX2 TX3 ऐसे करके लिखाएगा। अगर सपोज ये जा रहा होता इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या TY1 TY2 TY3 ऐसे करके लिखा था। कितना समझ में आ गया? इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो हम सपोज सपोज मान लिया कि किसको, इसको भेज रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये चले गया। अब जो रिजल्ट आएगा, सॉरी, अब जो बच गया बेसिस, ये वाला बेसिस बच रहा है, इसके एस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये जो रिजल्ट बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे y1 y2 y3 yn। ये जो दूसरा बेसिस है जिसको छोड़ दिए हम लोग, उसको यहाँ लिखेंगे। और अब इस दोनों के हिसाब से हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट जनरेट होगा उसको अंदर में लिखते जाएंगे। तो एलिमेंट कैसे जनरेट होता है और आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, समझिए। देखिए,
अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको P3R से P3R में दिया है, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री 3, ये अगर यहाँ से आपको इसमें दिया हुआ है P3 से P3R में, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, इतना दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू बेसिस, ये आपको ये बेसिस दिया है, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं कॉलम में, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे इसके अंदर, उसी के हिसाब से निकलेगा। आइए पहले हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहला काम, ये आपको क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब यहां से आपको एक सबसे पहले ये बना लेना चाहिए मैट्रिक्स 1x x स्क्वायर x क्यूब T1, ठीक है, tx स्क्वायर tx क्यूब, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ से इसका वैल्यू निकालते जाना है, tpx का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने से पहले सबसे पहले आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, px प्लस 1 का। तो सबसे पहले px प्लस 1 निकालते हैं, ठीक है, px प्लस 1 निकालेंगे यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा px इज इक्वल्स टू 1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। px इज इक्वल्स टू कितना, 1, आपको px दिया हुआ है कितना, ये वाला 1, ऐसे करके सबको लेना है, ठीक है। फिर दूसरा, ये मान लीजिए p1x, p2x, ये x स्क्वायर, p3x x क्यूब, ठीक है, तो उसको x क्यूब को मिल जाएगा, ये p2x हो जाएगा, ये p3x हो जाएगा, ठीक, और एक ये हो जाएगा p4x, ऐसे है। तो p2x आपको कितना x दिया हुआ है, p3x आपको x स्क्वायर दिया है, p4x आपको x क्यूब दिया है। तो यहां से जब आप निकालिएगा px प्लस 1, अगर जब px1 है तो px प्लस 1 भी 1 होगा, बट यहाँ पर px इज इक्वल टू x है, तो px प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर px इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो यहाँ पर px प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस 1 से, x को रिप्लेस कर दिए x प्लस 1 से, ठीक है। फिर यहाँ पर px प्लस 1 क्या हो जाएगा, और ये p3 हो जाएगा, ये p2 हो जाएगा, ये p1 हो जाएगा, ये p4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, तोड़ दिए, ये तो 1 का 1 रहेगा, ये x प्लस 1 है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही होगा। अब देखिए, अब आपको वैल्यू लिखना है, तो T1 तो T1 कहाँ है, यहां से, ठीक है, ये यहां से इसमें, तो यहां पर देखिए T1 में अब यहां पर रखते जाएंगे हम लोग, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो जैसे ही हम लोग इसमें रखेंगे, तो जैसे यहाँ पर px के जगह पर इस 1 को डालेंगे हम लोग, क्योंकि px का वैल्यू तो 1 है, p1x का वैल्यू 1 है, इस 1 को डालेंगे तो इस जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 इंटू p डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब यहाँ पर जो डाले हैं उसका डेरिवेटिव, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितना आया, 1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगा। आगे समझ में। अब यहाँ पर x डालेंगे, इसके अंदर में x डालेंगे, तो फिर से देखिए यहाँ पर x डालेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर अगर x डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tx इज इक्वल टू, इस जगह पर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि px1 x प्लस 1 क्या निकाले, ये निकाले हुए हैं, और प्लस डेरिवेटिव होगा, तो डेरिवेटिव कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना, 3 ही रहेगा, ठीक, इतना हो गया। x का डेरिवेटिव करेंगे तो x प्लस 1 का नहीं, x से करेंगे, क्योंकि p2x है, उसको यहाँ डाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना x प्लस 4 आ रहा है,
तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट क्या आ रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट 4 आ रहा है। तो tx में कांस्टेंट 4 आ रहा है, तो कांस्टेंट ये कांस्टेंट वाला प्लेस है, कांस्टेंट में 4 आ रहा है, ठीक। बट यहाँ पर x के प्लेस पर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पर 1 डाल दिए। फिर आगे देखिए, अब tx स्क्वायर, tx स्क्वायर ये कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tx, तो ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, 2x, तो ये कितना हो गया टोटल यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x और ये 6x, ये 8x अब प्लस 1, तो tx स्क्वायर में ये कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म 1 है, tx स्क्वायर में x का कोएफिशिएंट कितना है 8 है, tx स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ऐसे भरा गया। अब इसके बाद देखिए tx क्यूब, तो tx क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3 इंटू पी डैश एक्स, 3 इंटू, अब उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे x क्यूब का, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉल्व कीजिए इसको, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और ये 9x स्क्वायर कितना 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1, यही होगा। अब रखिए यहाँ पर देखिए x क्यूब में कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है, तो 1, x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो 3, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 12 है, तो 12, फिर x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1। अब जो भी प्लेस बच रहा है सब जगह 0 से फिल कर दीजिए, 0 0 0 0 0 0। इस जगह 0 0 इसलिए भराया क्योंकि यहाँ देखिए ये जो 1 निकाले थे, इस 1 के पास कोई x का कोएफिशिएंट है नहीं है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस 1 के पास कोई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नहीं है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई x क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसका भी कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से tx में, tx जब निकाल रहे थे तो वहां पर, ठीक है, tx में यहाँ पर x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 हो गया, x क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से हम लोग tx स्क्वायर में किए हैं, यहाँ पर x क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना 0 इंटू एक्स क्यूब, इसी तरह से सबको, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया, तो यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन बना, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन बना। तो अब ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन बन, ये ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अब इस पे एक्चुअल में क्वेश्चन करते हैं तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई P3 है, ठीक है, जो रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल का, किसी पॉलिनोमियल का ये रियल वेक्टर स्पेस है, ठीक, विद रियल कोफिशिएंट रखता है ऑफ डिग्री एटमोस्ट 3,
अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे करके पूछा जाएगा कि क्या वो वेक्टर स्पेस रखता है, ठीक है, क्या वो वेक्टर स्पेस है, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर लिखा होना चाहिए एटमोस्ट डिग्री। एटमोस्ट डिग्री 3, 2, 5 जितना भी हो, ठीक है, एटमोस्ट डिग्री अगर लिखा हुआ है तो वेक्टर स्पेस होगा। अगर एटमोस्ट डिग्री नहीं लिखा हुआ है, एक्यूरेट डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट डिग्री के बारे में बात कर दिया गया, समझ लीजिए वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, एटमोस्ट डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर एटमोस्ट नहीं रहेगा तो इसके बाद फिर वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आएगा। ये डिग्री 3 है। कंसीडर द मैप कितना, ये ऐसा कुछ मैप दिया गया है आपको, मतलब ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, टी पी3 टू पी3 है, गिवन बाय टी पी एक्स इज इक्वल टू ऐसा ऐसा दिया है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले तो मैट्रिक्स बनाना है, टी पी एक्स इज इक्वल्स टू पी डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस पी एक्स। तो आपको बेसिस क्या दिया है, सबसे पहले बेसिस लिख लीजिए। बेसिस आपको क्या पी3 है, तो पी3 में कौन कौन सा होता है, 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यही होता है। तो यहाँ से अब मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ से मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स ऐसे लिख लीजिए इधर, ठीक है, इधर ऐसे अब क्वेश्चन बनेगा। तो पी डबल डैश एक्स, तो सबसे पहले आपको क्या पी वन क्या, ये तो जीरो हो जाएगा, और पी एक्स, ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया, पी एक्स में 1 रखाएगा, पी एक्स तो ये फिर से जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पी एक्स में एक्स रखाएगा, यानी कि ये एक्स आया, पी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको, ये तो कुछ सॉल्व होगा नहीं वैसे। पी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, पी एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x, सॉरी 6x हो जाएगा ना, ये 6x प्लस एक्स क्यूब, यही होगा। सॉल्व करते हैं, देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा था आपका, सबसे पहले 1x एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और यहाँ लिखाता है टी एक्स वन, सॉरी यहाँ लिखा है टी1 टी एक्स स्क्वायर, टी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टी एक्स क्यूब, ये लिखाएगा। तो देखिए टी1 जैसे ही रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म कहाँ पर, ये 1 है, बाद बाकी सब तो जीरो आएगा, तो जीरो पहले ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। टी एक्स देखिए, तो ये एक्स यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर जीरो हो गया, बट एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है, और इसके बाद बाकी सब जीरो। टी एक्स स्क्वायर में यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 2 है, तो कांस्टेंट टर्म 2 आएगा, ये एक्स नहीं है बिल्कुल भी, तो एक्स की जगह पर जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर में 1 है तो 1 लिख दिए, और तो ये एक्स क्यूब है ही नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक्स क्यूब में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो, एक्स क्यूब में एक्स है तो एक्स कोएफिशिएंट 6 है, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका जीरो हो गया, और एक्स क्यूब वाले में आपके पास एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अब पूछ क्या रहा है, अब बोला कि क्या टी एल टी, ये टी इज नॉट एल टी, क्या बोला टी एल टी नहीं है, फिर बोला टी इज वन वन एल टी है, या फिर यहाँ पर क्या बोला है, फिर टी इज नॉट वन एल टी, ठीक। तो एल टी तो ये बन ही रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये बन रहा है, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब ये बन रहा है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग ये कि 1 1 है या नहीं, ठीक, या फिर इसका सबसे पहले नलिटी निकाल लेते हैं, इस पर पता चल जाएगा, नलिटी जीरो आया तो 1 1 होगा, नहीं तो 1 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका रैंक कितना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स टी, ये कितना निकाला हुआ है, ये आपके पास 4, डायमेंशन कितना दिया हुआ है, डायमेंशन 4 है, तो इसका डायमेंशन ऑफ P3 ये आपको दिया हुआ है 4, ठीक। तो यहाँ से आपका रैंक कितना निकल करके आएगा, रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू आएगा, सॉरी नलिटी कितना आएगा, नलिटी आ जाएगा 0, नलिटी जैसे आया 0 इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो ये सी गलत है, ए गलत है, और डी भी गलत है, समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, ठीक।
देखिए, आपको बताना है कि इसका नलिटी कितना है। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर कंडीशन देखिए ऐसा दिया हुआ है, मैट्रिक्स बनाइए और आपको बेसिस कितना है, बेसिस इसमें 3 है, ठीक है, मतलब डायमेंशन इसका 3 है, तो बेसिस कौन कौन 1x और x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप सोल्यूशन, इसमें कुछ है नहीं, सॉल्व कीजिए इसको आसानी से। सबसे पहले लिख लीजिए इसमें बेसिस, ये हो जाएगा 1x और x स्क्वायर, ठीक। बनाइए ट्रांसफॉर्मेशन और पी एक्स, ये हो जाएगा कुछ पी डैश एक्स, ठीक है। तो पी डैश एक्स, तो ये आपको दिया गया है। सबसे पहले मैट्रिक्स एक बना लीजिए, 1x और ये एक्स स्क्वायर, ये T1 Tx Tx स्क्वायर ऐसा दिया है। तो T1 क्या होगा सोचिए, T1 यानी कि T1, तो P डैश एक्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, Tx 1 हो जाएगा, Tx स्क्वायर 2x हो जाएगा, बस बन गया क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 0, ठीक है, x नहीं है, x क्यूब नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या 1, x वाले में कांस्टेंट 1 बट x में 0, x स्क्वायर में 0। अब इसमें कांस्टेंट में 0, यहाँ पर बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, x में 2 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या करें, नलिटी कितना होगा, तो सबसे पहले इसका डायमेंशन, इसका सबसे पहले रैंक क्या आ रहा है, डायमेंशन तो आपके पास दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू आपको डायमेंशन ऑफ P3 इज इक्वल्स टू आपको P2, सॉरी डायमेंशन ऑफ P2 इज इक्वल्स टू 3 होगा, जितना बेसिस होता है उतना ही डायमेंशन होता है, 3 बेसिस है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 डायमेंशन हो गया। यहाँ पर इसका रैंक कितना दिया हुआ है, रैंक ऑफ टी इज इक्वल्स टू देखिए ये और ये 2 को नल 0, यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें हमको नलिटी निकालना है, तो ये नलिटी कितना हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1, नलिटी कितना हो जाएगा बी, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन ऐसा ही आएगा और इस क्वेश्चन को इतनी इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को, हमको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से उसके बारे में कुछ टिप और दूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर को यही रहने देते हैं और अगला लेक्चर फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।